प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स देखिए क्या होता है, ये चीज़ें आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा। जब कई बार आपको धक्का लगता है या आपको किसी ने धक्का दे दिया, या आप दरवाज़ा कैसे खोलते हैं, या तो दरवाजे को धक्का देते हैं या दरवाजे को खींचते हैं। तो धक्का देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुश, और खींचने को पुल। तो फोर्स क्या है, इट इज अ पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, यानी फोर्स को न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका यूनिट है। जैसे किलो किसका, मास का यूनिट है। इसी तरह से नापते हो आप डिस्टेंस, उसका मीटर होता है यूनिट। टाइम का यूनिट सेकंड, आवर, मिनट, इस तरह से। तो इसी प्रकार से फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ काफ़ी अच्छा। अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यूनिट क्या बताया मैंने, न्यूटन। फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। तो यहाँ पर देखो इन सभी डायग्राम्स को अगर आप देखो ध्यान से, तो इन सभी डायग्राम्स में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स एक व्यक्ति है जो कार को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ये लड़की एक गेम खेल रही है, हु इज पुशिंग हुम, कौन किसको पुश कर रही है। तो दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है। आप पुश कर रही है इसमें, अच्छा सॉरी, इसमें पुल कर रही है और उसमें पुश कर रही है ना। नीचे वाले डायग्राम में पुश कर रही है, ऊपर वाले में पुल कर रही है। जो बैल है, यानी गाय बोलो बैल बोलो, तो इसमें व्यक्ति गाय को खींच रहा है, गाय व्यक्ति को खींच रहा है। एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो बोथ अप्लाइज फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ये दोनों क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम का यही मतलब था। आगे देखो एक्सप्लोरिंग फोर्स। यहाँ पर बच्चों फोर्स के सबसे पहले मैग्नीट्यूड को समझते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द मैग्नीट्यूड। देखो फोर्स जैसे आप बोलते हो 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, तो वो क्या हुआ, मास का मैग्नीट्यूड हुआ, वैल्यू उसकी मात्रा। इसी तरह से मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसको कैसे नापोगे, क्या बोलोगे, 1 किलो फोर्स, 2 किलो फोर्स, नहीं, क्योंकि वो मास का यूनिट होता है केजी। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना। तो 1 2 3 इसकी क्या हुई, वैल्यू, मात्रा। तो मैग्नीट्यूड क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। फोर्स के स्ट्रेंथ को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में करेंगे। सपोज करो कि मैं इस बॉल को धक्का दे रहा हूं, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, किसी तो डायरेक्शन में उसको धक्का दूंगा ना। तो इसको नॉर्थ में दे रहे हैं कि साउथ में दे रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो किसी न किसी डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो इस डायरेक्शन से क्या निकल करके सामने आता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो वो हमेशा होगा अनबैलेंस फोर्स। और जब बोथ डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसके जस्ट अपोजिट भी आप फोर्स अप्लाई करो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। जैसे जितना तुम्हें मैं धक्का दूं उतना ही रूपम तुम्हें खींचे, तो तुम ना तो खींचोगे ना तो धक्का मिलेगा, दोनों बराबर ही टिके रहोगे। एक बक्सा है, उसको मैं इधर से धक्का दूं, तुम उधर से धक्का दो, तो वो हिलेगा। कंडीशन है कि तुम जितना फोर्स लगा रहे हो उससे ज़्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा उसको। तो इस डायग्राम को देखो, जो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बच्चों ये दोनों लड़का जो है इस ए ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। तो इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा और ये मूव कर जाएगा। बट सेकेंड डायग्राम को देखो, तो इसमें बोथ बॉयज अप्लाइंग फोर्स विद अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। जितना इस साइड से ये धक्का दे रहा है उतना उसके अपोजिट से वो धक्का दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये हो गया बैलेंस फोर्स।
बट कंडीशन ये है, बैलेंस फोर्स ये तब होगा जब दोनों व्यक्ति सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा रहे हो। ये मान लो ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी 5 का लगाएगा ना, नहीं तो एक 5 का धक्का दे रहा है, दूसरा अपोजिट में 10 का धक्का दे रहा हो तो इसके साइड खिंच जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बैलेंस फोर्स क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम फोर्स लगे बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो बैलेंस हो गया। और अनबैलेंस में एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। तो बैलेंस अनबैलेंस का देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, लिखा ना इन द सेम डायरेक्शन, और नीचे क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स। अच्छा, यहाँ पर आगे लिखा इफ द टू फोर्सेस एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब कुल कितना फोर्स लगेगा। सपोज करो रूपम जो है नॉर्थ डायरेक्शन से उसको धक्का दे रही है, और कितने फोर्स है, तो 10 न्यूटन के फोर्स है। और साउथ डायरेक्शन से सुहानी उसको धक्का दे रही है 5 न्यूटन के फोर्स से। तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगा, क्योंकि एक साइड से तो 10 न्यूटन लग रहा है और दूसरे अपोजिट साइड से 5 न्यूटन। तो उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, तो 5 न्यूटन। क्यों, 10 लगाया और अपोजिट से फिर 5 लगा, तो 5 तो माइनस हो गया। मतलब मैंने 10 से खींचा और तुमने 5 से खींचा, तो एक्चुअली में तो वो खींचा 5 से ही, क्योंकि मेरा तो 10 लगा, 5 तो माइनस में चला गया। तो ये हुआ अनबैलेंस फोर्स और नेट फोर्स। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, दोनों फोर्स के बीच का डिफरेंस, क्योंकि हमेशा अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स कितना और ये फोर्स कितना, दोनों के बीच में माइनस कर देंगे तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। लिया दिया वाली बात है ना, 100 रुपये दिया 50 ले लिया, तो फिर कितना रहा तुम्हारे पास, नेट बैलेंस कितना है, तो 50। आगे टॉपिक है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। बच्चों, स्टेट ऑफ मोशंस आपने शुरू में 6th क्लास में आपने पढ़ा। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट पोजीशन में होगा या फिर वो मोशन में होगा। तो अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए तो उसके स्टेट में चेंज आ जाएगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पोजीशन पर है और उस पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन में आ जाएगा, या कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट में हो जाएगा, रुक जाएगा, ब्रेक लगाएंगे, फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है। और कई बार आप और उसको, और मान लो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, पीछे से और उसको फोर्स लगा दो तो और तेजी से चला जाएगा, है ना। ये देखो बच्चा खेल रहा है, ये आगे मूव करा रहा है पहिए को और फोर्स भी लगाता जा रहा है, तो और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो फोर्स जो है उसके स्टेट को चेंज करता है। यहां पर लिखा चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये बात जो मैंने आपको समझाया, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई जब करोगे तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, शेप चेंज होगा। बैलून को ही ले लो, उसके ऊपर आप सिंपल फोर्स लगाओगे तो पिचक जाएगा ना, शेप चेंज हो जाएगा। आपके पास बुक है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो टेढ़ा हो जाएगा बुक। आपके पास पेंसिल है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो टूट जाएगी। तो शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे, जब फोर्स लगाया जाता है। आटा तो है ही। यहां पर ये 2-3 एग्जाम्पल है। देखो सबसे लास्ट एग्जाम्पल को अगर देखो तो यहां पर रबड़ जो है ना बांध दिया गया, उसके ऊपर सिर्फ क्या रख दिया, इरेजर या शॉर्पनर, तो वो देखो नीचे हल्का झुक गया। आदमी बैठा सीट के ऊपर तो सीट नीचे दब गया, फोर्स अप्लाई हो रहा है। आगे देखिए, अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट शुरू हुआ। ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, तो यहां पर क्या क्या चेंज होता है, तो लिखा है मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो मूव करने लग जाएगा। अगला पॉइंट है मे चेंज द स्पीड ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर वो पहले से मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, या ब्रेक वाला फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन वाला तो स्लो हो जाएगी। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है बट उसको आपने किसी और डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
शेप में चेंज हो जाएगा। मे कॉज सम और ऑल दीज इफेक्ट्स, कह रहा कई बार फोर्स लगाने से ये सारे इफेक्ट देखे जाते हैं, बट कई बार इसमें से एक दो इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपके लिए कि फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा चेंज आता है। तो ये आप 4-5 पॉइंट्स जो है वो उसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे बच्चों। कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जनरली फोर्स आर 2 टाइप्स, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद उस पर फोर्स लगे, कॉन्टेक्ट में 2 सरफेस आ करके, जैसे मैं तुम्हें धक्का दूंगा तो बिना टच किए तो दूंगा नहीं कि फिल्मों की तरह ऐसे मारूंगा ऐसे धक्का तुम ऐसे गिरोगे, तो टच करना पड़ेगा ना। तो मस्कुलर फोर्स जब अप्लाई होगा तो टच तो होगा ना। मान लो ये बैलगाड़ी खींच रहा जानवर, तो बिना टच किए तो खींच नहीं लेगा। तो मस्कुलर फोर्स जब कभी भी अप्लाई होता है तो इसीलिए पहला एग्जाम्पल क्या है कॉन्टेक्ट फोर्स का, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो हमारे शरीर में ताकत है, जो पावर है। साइकिल चलाते हो तो कौन सा फोर्स अप्लाई करते हो, मस्कुलर फोर्स, जो मसल्स में फोर्स है, पावर है, और उससे साइकिल मूव करता है, क्योंकि साइकिल उस मस्कुलर फोर्स को मैकेनिकल फोर्स में बदल देता है, पहिया उसका रोटेट करने लग जाता है। तो यहां पर देखिए मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। क्या है, हमारे मसल्स के एक्शन से जो फोर्स क्रिएट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ओके, एग्जाम्पल है बुल्लक कार्ट यानी बैलगाड़ी का, देख लो। नेक्स्ट फोर्स, अच्छा यहां पर कॉन्टेक्ट फोर्स का एक थोड़ा सा डेफिनेशन भी समझा रखा, लिखा है सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कॉन्टेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इज इट कॉल्ड कॉन्टेक्ट फोर्स। कह रहे मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट में आने के बाद ही अप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसे कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। ये चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट जो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है वो है फ्रिक्शन फोर्स। आपने देखा होगा साइकिल में ब्रेक होता है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक में जो ब्रेक शू होता है, जैसे आपके जूते का सोल होता है ना, शू, तो वो क्या होता है ब्रेक शू, तो वो टच करता है साइकिल के पहिए को, तो टच करने के बाद ही तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे कि रुक जाता है। तो ऐसा होता है कि बस आप ब्रेक उसको टच ना कराओ, कई बार ब्रेक खराब हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो देखो ब्रेक सही से लगता नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। जब आप मान लो टेबल पर ही हाथ रगड़ो तो देखो क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, या अपने दोनों हाथ को ही रब कर लो, रगड़ो, तो कांटेक्ट में तो है ना, संपर्क में है, तो इसलिए इसको संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन भी यहां पर थोड़ा समझा रखा है, इसे भी देख लो। देखो क्या लिखा है, लिखा द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कह रहा कि स्टेट ऑफ मोशन, मान लो कोई गाड़ी चल रही है तो वो रुक जाएगी, कैसे रुकेगी, फ्रिक्शन की वजह से। तो जो चेंज हो रहा है स्टेट ऑफ मोशन में, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिस फोर्स की वजह से ये चेंज हो रहा है, उस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके आगे अब नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। आपने मैग्नेट का खेल खेला होगा जिसमें 2 मैग्नेट को बस क्लोज लाओ, पास में लाओ, तो या तो वो चिपक जाएगा या तो दूर भागेगा। तो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती कि नॉर्थ नॉर्थ पोल यानी लाइक पोल, एक जैसे पोल दूर हटेंगे, और अपोजिट पोल होगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, इसमें बॉडी को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती, दूर से ही चिपका लेगा या पुश कर देगा, धक्का दे देगा। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का क्या एग्जांपल हो गया, डेफिनेशन के साथ लिखा द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया मैग्नेटिक फोर्स। एक्सर्टेड का मतलब लगाया गया बल, मैग्नेट द्वारा लगाया गया फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। अगला एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका देखो यहां पर डेफिनेशन है,
द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। जब कोई भी दो चार्ज बॉडी होगा या कोई एक चार्ज बॉडी है दूसरा अनचार्ज बॉडी है तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है या अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, तो अगर सेम होगा पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो दूर भागेगा, या नेगेटिव नेगेटिव तो दूर भागेगा। लेकिन अपोजिट चार्ज हुआ, प्लस माइनस हुआ तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बॉडी को संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, दूर में होते ही अट्रैक्ट हो जाता है, या दूर होने पे क्लोज लाने से रिपेल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी है एक तरह से, ये भी क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। अगला बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हो कि किसी चीज को अगर ऊपर से आप नीचे गिराते हो तो वो नीचे गिर जाता है, धरती के द्वारा फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है और अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो अट्रैक्ट करके नीचे गिर जाता है। इसमें जरूरी नहीं तो कि हम धरती में उसको टच कराएं, आप 4 मंजिले पे जाकर के भी बॉल को छोड़ोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, क्योंकि अर्थ के पास एक फोर्स है जिस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हो। पहले तो लिखा है ग्रेविटी समझा रहा है, लिखा ऑब्जेक्ट और थिंग्स, चीज वस्तु, फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, क्योंकि वो धरती की ओर गिरती है, क्योंकि उसको वो खींचता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स को गुरुत्वाकर्षण का बल यानी ग्रेविटी का फोर्स कहते हैं, और जस्ट कई बार ग्रेविटी ही कहते हैं। नीचे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का बॉक्स में एग्जांपल सॉरी डेफिनेशन दिया, लिखा ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is called gravitational force। कह रहा ग्रेविटी जो है सिर्फ अर्थ के लिए ही नहीं प्रॉपर्टी है, जबकि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी ऑब्जेक्ट या बड़े हों या छोटे हों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड दिस अट्रैक्ट करते हैं यानी फोर्स लगाते हैं, और यही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या याद रखोगे, आप ये याद रखोगे कि सिर्फ धरती ही नहीं गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स चांद भी धरती के ऊपर लगाती है, जुपिटर भी अर्थ के ऊपर लगाता है, यहाँ तक कि हम भी अर्थ के ऊपर लगाते हैं, अर्थ हमारे ऊपर लगाता है। कोई भी पत्थर है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। हैवी फोर्स किसका होगा, जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, जिसका साइज कम होगा वो कम फोर्स लगाएगा। इसलिए मून जो है साइज में अर्थ से बहुत ही छोटा है, इसलिए वो अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, और हम अर्थ के लिए बहुत ही छोटे हैं तो हम अर्थ के ऊपर रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। तो इस तरह से फोर्स का टॉपिक खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक है प्रेशर। देखो फोर्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्रेशर भी समझ में आएगा। प्रेशर क्या होता है, देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होता है, वो उस एक दबाव महसूस करता है। आप मान लीजिए हम इस बुक के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये बुक तो अपने आप में दबाव फील कर रहा है ना। मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर प्रेशर लगाऊं तो हाथ पर दबेगा ना हाथ, तो प्रेशर फील होता है। तो फोर्स की वजह से ही तो होता है प्रेशर। तो प्रेशर का डेफिनेशन सबसे से पहले समझो। कह रहे द फोर्स एक्टिंग, देखो जो बुक में आपका यहाँ लिखा हुआ है ये रहा, कह रहे द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी जब किसी सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो उस पर प्रेशर लगता है, जिस वजह से ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, चुभ गया प्रेशर की वजह से। बट इसमें कंडीशन ये कि फोर्स जो है ना 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर लगना चाहिए, और किस पर, फिक्स एरिया पर, यूनिट पर। एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। इसके एग्जाम्पल को समझिए।
आप इसके एग्जाम्पल में इस कील को देखिए, नेल को देखिए, इस लकड़ी के ऊपर ये कील चुभ हो रहे हैं। अब आप अगर इस नेल के टिप को देखो तो काफी शार्प है, नुकीला है, यानी एरिया उस टिप का क्या हुआ, बहुत ही कम। तो जैसे उसको हथौड़ी से हैमर करोगे तो नीचे चुभ जाएगा। अब इसी को समझो, कील को उल्टा कर दो और हैमरिंग करो, फिर देखो उल्टा करने से नेल का टिप क्या हो जाएगा, टॉप तो ज्यादा एरिया है जबकि कई गुना ज्यादा एरिया है, तो वो अंदर पेनिट्रेट करेगा, वो प्रेशर क्रिएट उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो एरिया का रिलेशन है प्रेशर से। तो कुल मिलाकर के बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी जितना ज्यादा फोर्स होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, बट एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, एरिया अपॉन में है, नीचे है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। इफ यू इंक्रीज द एरिया देन प्रेशर विल रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कुली जो है सामान ढो रहा है, तो इसके माथे के ऊपर बक्से का प्रेशर लग रहा है, दर्द हो रहा है, इसने क्या करा, एरिया इंक्रीज कर दिया, ऊपर पगड़ी बांध ली इसने। तो पगड़ी बांधने से तो पहला ये हुआ कि बच्चों को, हम सबको लगता है सॉफ्ट है, मुलायम है, तो वो सॉफ्ट मुलायम, उसने प्रेशर को थोड़ा एब्जॉर्ब किया। दूसरा, उसका सिर देखो और पगड़ी देखो, दोनों में एरिया का फर्क तो है, तो प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल आपको बता सकता हूं, आप लोग अपने स्कूल बैग को देखो। आज से कई वर्ष पहले स्कूल बैग में जो बद्दी होती है टांगने वाले, तो वो पतला ही होता था, बट देखोगे जो कंधे पर जो पार्ट आता है वहां पर वो मोटा सा है, गद्देदार डाल दिया है, तो एरिया इंक्रीज कर दिया ना। अब आप ये सोचो, बैग में 10 किलो वजन किताबों का भर लो और बद्दी जो नीचे का हिस्सा है वो पतला वाला फीता ही ऊपर भी होता, तो कैसे कंधा आपका दब जाता बिल्कुल। लेकिन ऊपर पट्टी क्या कर दी, मोटी कर दी, जिससे अब क्या हुआ, प्रेशर कम लगता है। तो ये कई एग्जाम्पल है। रेलवे ट्रैक पर आप अगर देखोगे तो पत्थर बिछा होता है और कुछ पत्थर के ना रॉड भी बने होते हैं, सिर्फ रेल की पटरी ही लोहा बिछा दें तो जैसे गाड़ी आएगी मिट्टी में धंस जाएगी वो, क्योंकि प्रेशर सह नहीं पाएगी। लेकिन नीचे कंक्रीट जब बिछा दिया तो प्रेशर को सह लेता है, यानी प्रेशर कम हो जाता है। क्यों, एरिया बढ़ गया ना। रेल के ट्रैक को देखो, 3 उंगल चौड़ी, लेकिन जब कंक्रीट डाल दिया, उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया है ना, बीम लोहा सा डाल देते हैं ना बीच बीच में से, या पत्थर का सीमेंट का भी डालते हैं, तो उससे क्या होता है, सीढ़ी जैसा बन जाता है वो, तो उससे तो एरिया बढ़ गया ना पूरे का, तो वो प्रेशर झेल लेता है। तो अगर आपको प्रेशर कम करना है तो एरिया बढ़ाना है, और प्रेशर कई बार आपको ज़्यादा रखना है। जैसे मान लो डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं, तो उस इंजेक्शन का नीडल का क्या होना चाहिए, एरिया बहुत कम, टिप नुकीला होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ताकि वो प्रेशर ज़्यादा लगाए। तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो आसानी से आपके शरीर में वो चुभ जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, तो दर्द कम होगा। लेकिन अगर वो थुथुर हुआ, मतलब मोटा हुआ, तो चुभाएंगे बिल्कुल ज़बरदस्त, तो ज़्यादा कटेगा एरिया, फटेगा, कटेगा, टूटेगा, तो उससे ज़्यादा सेल्स मरेंगे, तो ज़्यादा दर्द होगा। तो यहाँ तक प्रेशर की बात हो गई। अब आगे इस चैप्टर में प्रेशर के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि लिक्विड और एयर यानी गैस, लिक्विड और गैस ये दोनों भी प्रेशर लगाते हैं। बैलून में आप हवा भरते हो तो देखो उससे क्या होता है, प्रेशर के कारण फोर्स लगता है और फोर्स के कारण फूल जाता है। देखिए फोर्स के कारण प्रेशर लगता है, बट कई बार आप जब एयर क्या करते हो, भरते हो, हवा भरते हो, तो हवा एक फोर्स लगाता है उसके सरफेस के ऊपर, उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर से बैलून फूल जाता है। तो एयर भी प्रेशर लगाता है और लिक्विड भी प्रेशर लगाता है। मान लो एक बोतल में हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके लिक्विड भरते जाए तो बोतल क्या होगा, फट जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों ही सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही था लिखा ना, गैस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का वॉल का क्या मतलब हुआ, जैसे बॉटल रख रहे हो तो बॉटल का जो सरफेस हुआ ना, सतह,
वॉल उसको कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप जानते होंगे वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, तो ये सभी गैस है तो ये तो प्रेशर लगाएगी ना। बट क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ये गैस आप पर प्रेशर लगाते हैं? नहीं होता। बट आप उस दिन इसको फील कर सकते हैं जब मान लो तेज हवाएं चल रही हो और उस हवा में आप दौड़ लगाओ, तो देखो कैसे वो हवा को ऐसा फील होगा कि आप हवा को चीरते हुए जा रहे हो, मुश्किल से जा रहे हैं। हाँ। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, पेड़ पौधे शांत है, हवा नहीं चल रही, बिल्कुल हल्की हल्की चल रही, पत्ते हिल भी नहीं रहे, लेकिन जैसे हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे ना, क्योंकि हवा चलने से क्या हुआ, प्रेशर लगा, प्रेशर से फोर्स लगा और फोर्स की वजह से पत्ते हिल गए। तो एयर में भी एयर का अपना प्रेशर होता है, ठीक है, जिसको कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए लास्ट में जो है आपको एक रोचक जानकारी दी जाती है। देखिए प्रेशर कितना कमाल का है। बहुत सारे घोड़े दोनों साइड बंधे हुए हैं और ये पूरी ताकत से इस बॉल को खोल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और ये नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉल ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग से नहीं, प्रेशर से। वेल्डिंग तो टूट जाएगी, प्रेशर नहीं टूटेगा। इसको वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। अंदर ना वैक्यूम क्रिएट कर दिया और फिर उस वजह से वैक्यूम क्रिएट हो गया तो वो बाहर की चीज़ों को अंदर की तरफ खींच रहे, प्रेशर लगा रहे। मैंने एक बार आपको एक लोटा भी पेट पे रख करके मैंने एक बार ऐसे करके चिपका के दिखाया था, याद है? अच्छा, तो वो चिपक गया था ना लोटा। तो कई बार आप जो हमारे YouTube चैनल पे जा करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं, है ना। पेट पर जो है आप क्या करेंगे, हल्का सा गमछा जो है उसको गीला करके लोटे में भर लेंगे और पेट पे लोटा रख करके और एक झटके से खींचेंगे लोटे को, तो देखेंगे अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, वो आपके पेट के मसल्स को अंदर की ओर खींचेगा और लोटा चिपक जाएगा पेट में। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछें, मैसेज करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 27 मिनट।